Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Kapil Dhawan. So today I will discuss about the issue related to caste certificate, SC, ST, OBC and other. आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई थी इस पर कि SC और ST सर्टिफिकेट के बारे में सर बताइए, OBC सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। आपने काफ़ी कॉल मैसेजेस कर दिए तो और काफ़ी बार बोला है आपने कि इस पर एक वीडियो बनाओ प्रॉपरली। तो आपको पता है अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं प्रॉपरली बनाऊंगा, फैक्ट्स के साथ बनाऊंगा, ठीक है। ऑथेंटिक डेटा होगा मेरे पास का, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, मैं यहाँ पर SC ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वो किस तरह के सर्टिफिकेट मान्य होंगे और कौन से सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट पर मैं प्रॉपरली बताऊंगा आपको कि ओबीसी सर्टिफिकेट का जो इशू होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू जो आता है वो ओबीसी सर्टिफिकेट में ही आता है। क्लियर? तो इस पर मैं प्रॉपर आपको ये वीडियो दूंगा और इसमें कंप्लीट कंटेंट है जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सीएल मतलब क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। और नॉन क्रीमी लेयर में इनकम कितनी होनी चाहिए, वो कितने दिनों तक वैलिड होता है, कैसे बनता है, और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का रोल किस किस तरीके से होता है इनकम के रिगार्डिंग। तो मैं इस पर प्रॉपरली आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर SC ST सर्टिफिकेट के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। क्लियर है? तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, सबसे पहले तो कौन कौन से आपके डाउट आते हैं उस डाउट पर एक बार अपन देख लेते हैं भैया कि आपके कौन कौन से डाउट आते हैं। एक तो आता है कि SC ST सर्टिफिकेट को लेकर कि वो ओल्ड हमारा चल जाएगा, और ओल्ड किस किस टाइप का चलेगा, कि ये वाला अगर हमारे पास पुराना SC का सर्टिफिकेट है, ST का सर्टिफिकेट, तो वो चलेगा क्या, या फिर जो नया वाला है वो चलेगा, न्यू वाला। तो नया और पुराना कौन कौन से चलेंगे इस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाहे SC का हो चाहे ST का हो। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है इसमें दो होते हैं, CL और NCL, ठीक है। और इसमें ये आपके डाउट आते हैं कि चेंजेस आफ्टर जो 2014 2014 के बाद जो चेंजेस आए वो किस तरीके से आए, वो उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। कि पहले तो दो सर्टिफिकेट अलग अलग बनते थे, ओबीसी का अलग बनता था, एनसीएल का अलग बनता था, बाद में वो दोनों मर्ज होकर एक ही सर्टिफिकेट बनता है वो, ठीक है। इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। और एनसीएल का क्राइटेरिया क्या है भैया, कि कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, और इनकम वाला क्राइटेरिया कि कितनी इनकम होनी चाहिए, और वो किस किस फील्ड की होनी चाहिए, और किन किन की होनी चाहिए आपकी फैमिली में भी, ठीक है। और वैलिडिटी तो पर अपन इस पर डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन SC ST सर्टिफिकेट पर। तो देखो, मैं आपको बता दूं पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर, ठीक है। जो कोई सा भी कास्ट का सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी कास्ट का सर्टिफिकेट हो, वो आपका जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस डेट से पहले का होना चाहिए, पहली बात। अगर वो उस डेट से बाद का है तो देखो उस पर फिर मैं अलग से भी बात करूंगा, लेकिन पहले तो दिमाग में ये रहनी चाहिए कि आपने जब फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म से कि फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म की डेट है उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर और निकाल दिया था 2022 में, आज से लगभग 1.5 साल पहले। तो वो ऑर्डर क्या निकाला था मैं आपको बताऊंगा उस ऑर्डर के बारे में भी। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ऐसे थे जो मतलब SC ST या ओबीसी कैटेगरी से तो थे, लेकिन उनके पास जो सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट क्या था कि उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसके बाद उन्होंने बनवाया था, लेकिन वो उसी कैटेगरी में आते थे SC ST OBC में। तो भैया दिक्कत हो गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए, ठीक है। तो उसके बाद फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि देखो, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है उससे पहले का अगर कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, लेकिन वो जेन्युइनली उसी कैटेगरी में आता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको। अगर उसने उसका पास कास्ट सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से पहले का है तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर उससे बाद का है या फिर बाद में बनाएगा वो, तो भैया ध्यान रखना, उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में मेंशन करना पड़ेगा उसको कि मैं इसी कैटेगरी से आता हूँ, और उसको उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो कैंडिडेट सही पाया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रॉन्ग पाया जाता है, गलत पाया जाता है, या फिर उसके साथ कोई इशू होते हैं, या उसने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भैया उसकी ज्वाइनिंग भी क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। मतलब उसको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा, और अगर बाई चांस ज्वाइनिंग हो गई DV के बाद भी तो भी, और उसके बाद पता चला कि भैया ऐसा हो गया, तो उसके बाद भी उसकी ज्वाइनिंग रद्द हो सकती है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो ऑर्डर में, वो ऑर्डर में मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्या है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से पहले का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपरली कंप्लीटली आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अब मैं आता हूँ SC ST सर्टिफिकेट पर। देखो, ये सर्टिफिकेट हुआ, ये सर्टिफिकेट हुआ, ये होता है अपने, ये देखो ये दोनों SC ST के सर्टिफिकेट है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है। ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये अपने है स्टेट का, ये अपने क्या है स्टेट का, और ये है अपने सेंटर का। अब मैं यहीं पर एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे कैंडिडेट अपने ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब जो जिन्होंने RPSC AP के लिए अप्लाई किया है, इनका एग्जाम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मतलब जिन्होंने राजस्थान स्टेट का केवल यही एग्जाम दिया है, इससे पहले वो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम थे उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, या अदर स्टेट के लिए कर रहे थे। तो अगर वो सेंट्रल लेवल के लिए मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे AP हो चाहे अदर जॉब्स हो,
तो भैया उनके पास क्या होगा, उनके पास सेंटर वाला क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। तो उनके माइंड में एक चीज आएगी कि अगर हमारे पास सेंटर वाला सर्टिफिकेट है तो हमें स्टेट वाला सर्टिफिकेट बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेंटर का है तो वो तो सब स्टेट में वैलिड हो सकता है। लेकिन भैया सुन लो इस बात को ध्यान से, सेंटर वाला आरपीएससी में नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर स्टेट का सर्टिफिकेट ही बनवाना है। तो वो कैंडिडेट जो केवल और केवल जिन्होंने अभी तक केवल सेंटर वाले एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने अभी तक केवल सेंटर वाले एग्जाम दिए हैं, स्टेट वाले नहीं दिए, केवल यही एग्जाम दिया है, ये फर्स्ट टाइम इसमें वो उन्होंने अप्लाई किया है, तो उस केस में वो अपना स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी बनवा लें। उनके पास दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। केवल सेंटर वाला है तो सेंटर वाले से काम नहीं चलेगा, आरपीएससी में दिक्कत हो सकती है डीवी के टाइम पर, तो आप स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी, स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी बनवा लें। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर ये बात भी आपकी क्लियर कर दी है। ये वाला है स्टेट का, ये है सेंटर का, और ये ओल्ड वाले हैं। ये कौन से हैं, ओल्ड वाले, और ये हैं ओल्ड वाले, पुराने वाले। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट आपके नहीं चलने वाले, ये सर्टिफिकेट आपके नहीं चलने वाले भाई साहब, दोनों ही नहीं चलेंगे, ना तो स्टेट का ना सेंटर का, क्योंकि ये ओल्ड है। क्योंकि ये वाले जो सर्टिफिकेट बनते थे, ये सर्टिफिकेट क्या हुआ, जो तहसीलदार था उनकी मोहर से बनते थे, ये यहाँ पर उनकी मोहर लग जाती थी, इधर भी और इधर भी, उसके बाद बनते थे ये। क्लियर है, तो ये ओल्ड वाले हैं, ये है नॉन डिजिटल, जो आज बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो अगर किसी के पास इस टाइप के सर्टिफिकेट है, इस टाइप के, तो भैया उनको चेंज करा लेना है। वो सभी अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट कराएं, और अब जो अपडेटेड आएगा वो आएगा डिजिटल। और कैसा आएगा, ये देखो, ये रहा, इस तरीके का आएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट। ये होगा उसका पूरा परफॉर्मा, ये उसका पूरा का पूरा वो है, ठीक है, फॉर्मेट है ये वाला। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपके यहाँ पर ये है डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर डिजिटली साइन होते हैं, ठीक है, और एसडीएम के होते हैं साइन, ये एसडीएम से होगा, और यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल आएगी, और इसका पूरा फॉर्मेट होगा, ई मित्र से निकल जाएगा ये। अप्लाई भी आप ई मित्र पर कर सकते हो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा देना, और जो भी उसमें मांगे, ठीक है, वो चीज लगा देना, तो ये बन जाएगा। अब सुनो कि ओल्ड वाला चलेगा या न्यू वाला चलेगा, आपका ये डाउट ये भी क्लियर कर देता हूं। अगर किसी के पास पुराना चाहे कोई सा भी हो, अगर इस फॉर्मेट का है ये वाला, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है डिजिटल है, क्या है, डिजिटल। अगर किसी के पास डिजिटल है भैया, डिजिटल, एक मिनट, अगर किसी के पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, होना ये चाहिए डिजिटल, ठीक है। अगर वो नॉन डिजिटल है इस तरीके का, ये वाला, तो भैया नहीं चलेगा। ये दोनों के लिए है। आपने अभी तो आरपीएससी का एग्जाम दिया है, अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दूसरे भी एग्जाम दिए हों, सेंट्रल लेवल के दिए हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, डीयू के, या फिर अदर एग्जाम दिए, तो वहां पर चलता है सेंटर वाला। तो सेंटर वाला भी ऐसा नहीं चलेगा इस तरीके का, ठीक है। ये सेंटर के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, दोनों ही नहीं चलने वाले। क्लियर है, कौन सा चलेगा भैया, ये वाला चलेगा, जो कैसा है, डिजिटल। क्लियर है, ये वाला फॉर्मेट वाला, इसको देख लेना आराम से। तो ये है आपकी क्वेरीज। तो आपकी जो क्वेरीज थी वो कौन कौन सी थी, कि एक तो ये है कि एप्लीकेशन डेट से पहले अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एप्लीकेशन डेट से पहले का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा भैया उसमें, ठीक है। और उसमें कोई अगर गलती होती है, आप रॉन्ग पाए जाते हो, गलत पाए जाते हो, ठीक है, या आपके साथ कोई इशू होता है, तो उसके लिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आप ही होंगे। क्लियर है, देखो उसका एक ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक दिया हुआ है परफॉर्मा, इसमें साफ साफ ये चीज मेंशन की हुई है भैया, देखना इधर। यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। ठीक है, मतलब जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तब तक वो, मतलब उस डेट पर वो क्या रखता था, एलिजिबिलिटी रखता था, तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर, और अगर बाई चांस ये सूचना गलत हो गई, इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, तो उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। मतलब ये राइट्स रख रही है कौन, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार जो है, उन्होंने ये राइट्स भी रख दिए कि भैया अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर इन्होंने देखो एक अच्छा सुनहरा मौका भी दे दिया, लेकिन राइट्स अपने पास रखें जो कि सही भी है। और इस बात से बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा भी होगा, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कई बार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता और वही एग्जाम की लास्ट डेट होती है, और वो किसी भी एक दिन में तो बनता नहीं है ये, ठीक है। तो अगर उस डेट में नहीं बना तो फिर क्या करेंगे, तो अप्लाई तो करो, लेकिन उसके बाद क्या करना, वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करा देना, ठीक है। लेकिन बस इन्फॉर्मेशन सारी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। उसमें अगर कोई इशू होता है तो फिर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो खुद कैंडिडेट होगा, और उस केस में उसकी जो नियुक्ति है, ज्वाइनिंग है, जो भी है, सब कुछ निरस्त किया जा सकेगा बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। क्लियर है, तो ये सारी चीजें, इस ऑर्डर को आप देख सकते हो प्रॉपरली। ये ऑर्डर राजस्थान गवर्नमेंट का ही है, जो कि 17/10/2022 को रिलीज हुआ था, मैंने आपसे कहा था
कि लगभग 1.5 साल पहले की बात है ये वाली, ठीक है, जो ये ऑर्डर रिलीज हुआ था। इस ऑर्डर को आप देखना, इसमें सारी चीज मेंशन हुई है। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था ओल्ड और न्यू वाला, तो मैंने बोला कि अगर किसी के पास नॉन डिजिटल है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? डिजिटल वाला, ठीक है। ये तो हो गई एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट की बात। मेरे हिसाब से एससी और एसटी में आपको इससे ज़्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो होती है लाइफ टाइम। एक बार आपने बना लिया, उसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है इसको। क्लियर है? तो ये हो गया। अब बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट पर बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आई हैं, ठीक है, फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, और इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस किए हैं, ठीक है। और यूट्यूब का कमेंट तो भरा हुआ है कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है इस पर सर एक वीडियो बना दो प्रॉपरली। तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने एससी एसटी ओबीसी तीनों को मैंने एक साथ कवर कर लिया ताकि सबके फायदा हो जाए, ठीक है। देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसका एक बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, कि 2014 से पहले क्या होता था, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनता था वो दो बनते थे। एक तो बनता था ये वाला ओबीसी सर्टिफिकेट, एक बनता था आपके एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता था वो जस्ट ये मान लो कि वो एक तरह कास्ट सर्टिफिकेट जैसे अपने एससी एसटी का होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही क्या था, ओबीसी का सर्टिफिकेट था, ठीक है, ओबीसी का होता था सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मैं इसकी प्रॉपरली बात करूं तो ये क्या है मेरे पास, ये एक तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट है। ये एक मिनट, ये क्या है, ये भैया कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कास्ट, ठीक है। और ये वाला जो है ये है एनसीएल सर्टिफिकेट, जिससे आपको, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, जिससे आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो कट ऑफ में मिले चाहे अदर चीज में मिले, ठीक है। हाँ जी, इसमें तो कोई इशू नहीं था। ये सर्टिफिकेट जो होता था वो होता था लाइफ टाइम वैलिड, और ये चेंज होता था अकॉर्डिंग टू इनकम। क्लियर है? तो ये ऐसा होता था। लेकिन 2014 के बाद क्योंकि कैंडिडेट को भी दिक्कत, तो इससे क्या था, इससे कैंडिडेट को तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, डीवी होता था, तो वहां पर जो बैठते थे लोग, जो मेंबर्स बैठते थे, उनको भी काफी प्रॉब्लम होती थी कि दो दो सर्टिफिकेट को देखना, फिर उनको वेरीफाई करना। तो क्या होता था, एक समय बहुत लंबा खिंचता था, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती थी, जिससे वो भर्ती थोड़ी लंबी भी खिंच जाती थी, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट आप जानते हो कि बहुत सारे हैं। तो इस वजह से, हाँ जी, इस वजह से क्या किया, 2014 के बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया, ओबीसी सर्टिफिकेट को और एनसीएल सर्टिफिकेट को। जब इनको मर्ज किया तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ रखा क्राइटेरिया। इन्होंने बोला कि दो होंगे, एक तो होगा क्रीमी लेयर, एक होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्लियर है? अब जो क्रीमी लेयर है उसमें तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक रखा इन्होंने क्या क्राइटेरिया, कि अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो भैया वो तो आगे क्रीमी लेयर में, ठीक है। और अगर 8 लाख से कम है तो उसमें इन्होंने फिर बहुत सारे फैक्टर रखे, कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर का है तो उसकी 8 लाख से कम इनकम है तो उसका क्या करना है, कोई अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो वो कैसे काउंट करेंगे, इनकम किसकी काउंट करेंगे, मतलब फैमिली में भाई भी हैं, बहन भी हैं, फैमिली में मम्मी पापा भी हैं, तो किस किस की इनकम उसमें काउंट करें। जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है उसमें किस किस की इनकम अपन को काउंट करनी है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा आज इसी वीडियो में, ठीक है। उसकी वैलिडिटी कब कब रहेगी, किस किस तरीके से रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का, और मैं प्रॉपरली इसमें क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। क्लियर? देखो, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2014 के बाद क्या हुआ था, दोनों को मर्ज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एनसीएल जो होगा, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होंगे, उसमें केवल जो इनकम काउंट होगी वो किसकी होगी, फादर की और मदर की। इसके अलावा आपके जो भाई हैं, ठीक है, उनकी इनकम इसमें काउंट नहीं होगी, केवल मम्मी पापा की इनकम इसमें देखी जाएगी। और वो इनकम कितनी होनी चाहिए, 8 लाख पर ईयर, मतलब एक साल की 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये पिछले 3 सालों की देखी जाती है कि पिछले 3 सालों तक उनके 8 लाख से कम है क्या। अगर किसी ईयर में उनकी 8 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है तो भैया वो एनसीएल में नहीं आते, फिर उनको सीएल में आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा क्रीमी लेयर में, वो एनसीएल में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूंगा कि बहुत गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग हैं और नॉन गवर्नमेंट, मतलब किसी की मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनकी इनकम अपन किस तरीके से देखेंगे और कौन सी इनकम देखेंगे, और अगर कोई नॉन गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनकी इनकम किस तरीके से देखी जाती है, इस पर अपन डिटेल में वो डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, गवर्नमेंट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो क्लास 1 होती है, जैसे कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनोगे, तो वो क्लास 1 ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, ठीक है। मतलब क्लास 1 में कौन आते हैं, जनरली ऑफिसर्स आते हैं इसमें, ठीक है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब है भैया ये। क्लियर है? तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके की जो जॉब्स हैं, इसमें कौन तो आएगा सीएल में और कौन आएगा एनसीएल में, ठीक है। तो देखो इसको बताता हूँ मैं। अगर क्लास 1 है, अगर मम्मी पापा की जॉब क्या है, क्लास 1 ऑफिसर्स है वो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, डॉक्टर्स हुए, इस तरीके से। तो अगर इसमें आते हैं तो बोथ फादर एंड मदर, अगर दोनों की जॉब किस क्या है, क्लास 1 ऑफिसर की है, तो वो किस में आएंगे, एनसीएल में। और अगर किसी एक की भी, अगर, हाँ जी, अगर एक की भी जॉब क्लास 1 ऑफिसर की है तो भी एनसीएल में आएंगे। मतलब अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा दोनों या दोनों में से कोई भी एक क्लास 1 ऑफिसर है, तो उस केस में वो किस में आने वाले हैं, वो आएंगे भैया एनसीएल कैटेगरी में। किस में आएंगे वो, एनसीएल में। एक मिनट,
हाँ जी, वो किस में आएंगे, सीएल में आएंगे। वो किस में आएंगे, सीएल में। वो आएंगे क्रीमी लेयर में, वो एनसीएल में नहीं आने वाले। वो क्लियर है। अगर दोनों में से किसी की भी एक की भी जॉब अगर कैसी है, हाँ जी, वो क्लास 1 ऑफिसर की है, तो वो आएंगे क्रीमी लेयर में। इधर बात करते हैं क्लास 2। क्लास 2 में क्या होगा, अगर पापा और मम्मी, फादर एंड मदर, दोनों की जॉब है, तो इस केस में तो आएंगे भैया वो यहाँ पर, ध्यान रखना भैया, इस केस में तो आएंगे वो किसमें, सीएल में। किसमें आएंगे, क्रीमी लेयर में। लेकिन फादर एंड मदर दोनों में से किसी एक की जॉब है, क्लास 2 वाली की केवल एक की जॉब है, तो वो किस में आ जाएंगे भैया, वो आ जाएंगे एनसीएल में, ये वाले। और ये भी किस पर डिपेंड करेगा, इनकम पर। ये भी ध्यान रखना भैया, डिपेंड ऑन इनकम, डिपेंड्स ऑन इनकम। तो मेरे हिसाब से देखो, इसमें अगर क्लास 1 ऑफिसर है किसी की एक की भी, तो उस केस में तो भैया वो किस में आ गए, सीएल में। अगर दोनों के दोनों अगर क्लास 2 में है, तो भी वो किस में आ गए, वो सीएल में। लेकिन किसी एक की जॉब है और वो क्लास 2 की जॉब है, तो उस केस में वो किस में आ गए, हाँ जी, वो आ गए एनसीएल में। लेकिन अगर क्लास 3 और क्लास 4 है, तो कोई समस्या ही नहीं है, वो किस में आने वाले हैं भैया, एनसीएल में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा हैं, तो वो किस किस तरीके से सीएल में और एनसीएल में आएंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्लास 3 और 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एनसीएल में आएंगे। क्लास 2 की बात करते हैं, तो क्लास 2 में अगर किसी एक की जॉब है, तो उस केस में वो एनसीएल में आएंगे, अदरवाइज वो सीएल में आएंगे। और क्लास 1 में तो एक, कोई भी अगर एक है, तो वो सीएल में ही आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं हम। ये तो था गवर्नमेंट सेक्टर का। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी इनकम काउंट होती है पहले तो, ठीक है, और कौन कौन सी इनकम काउंट नहीं होती। तो वो तो मैंने बता दिया था कि फैमिली में अगर भाई बहन है, तो उनकी तो इनकम काउंट होगी नहीं। किसकी काउंट होगी, मम्मी पापा की। अब मम्मी पापा की भी कौन सी इनकम काउंट नहीं होगी, अगर कोई एग्रीकल्चर वाली इनकम है, सुना ध्यान से, मतलब खेती से जो इनकम होती है, वो भैया वो काउंटेबल नहीं होती, वो इसमें काउंट नहीं होगी। ध्यान रखना, ये वाली इनकम इसमें काउंट नहीं होगी। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए इस बात का। ठीक है, तो काउंट कौन कौन सी होगी भैया, प्रोफेशनल इनकम। अब भैया प्रोफेशनल में कौन सी, भैया आपके पास कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, आपका मतलब कोई खुद की फैक्ट्री है, खुद की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी जो है उसकी इनकम आपकी इसमें काउंट होगी। आपने कोई लैंड है वो रेंट पे दी हुई है, वो इनकम काउंट होगी। इंटरेस्ट काउंट होगा, अगर उससे कोई प्रॉफिट है तो वो काउंट होगा। मतलब ये टाइप की जो चीज़ें हैं, आपकी खुद की जॉब है, मतलब पापा की मम्मी कोई जॉब है, जॉब कैसी, मतलब उनकी खुद की कोई कंपनी है, ठीक है, या उस कंपनी के मालिक हैं, या फिर उनकी खुद की कोई फैक्ट्री है, तो उस केस में जहाँ से जो प्रोफेशनल है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी इनकम में, जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया उसमें काउंट होता है ये। ठीक है, अगर वो 8 लाख के अंदर आ रहे हैं, तो भैया वो क्या है, एनसीएल है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर है। और अगर 8 लाख से ऊपर जा रहा है, तो वो सीएल में आ जाते हैं फिर। क्लियर है। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ ये किस में आती हैं भैया। आपकी फैमिली में मम्मी पापा में से कोई क्या है, प्रेसिडेंट हैं फैमिली में, या फिर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा तो खैर बहुत रेयर ही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, या फिर गवर्नर, राज्यपाल, अगर ये हैं, तो भैया फिर तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं कि वो किस में आने वाले हैं, क्रीमी लेयर में। वो आने वाले किसमें, सीएल में। ठीक है, ऐसा है किसी के अगर हो तो कोई कमेंट करना मेरे को, ठीक है, मुझे मिलना रहेगा उनसे ठीक है, तो ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में है, तो वो किस में आएंगे, वो भैया सीएल में आएंगे, ओबीसी क्रीमी लेयर में। क्लियर। हाँ जी, यहाँ पर अपन और बात करते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा तो फिर आप हर 6 महीने में इसको बनाओगे। लेकिन अगर किसी की इनकम प्रॉपर वही है, जो मतलब लगातार चलती आ रही है, वही इनकम है, इनकम चेंज नहीं हुई है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो 3 साल तक कंटिन्यू, मतलब एफिडेविट देकर इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे वैलिडिटी तो है इसकी 6 मंथ, लेकिन एफिडेविट दिया, ठीक है, एफिडेविट आपने दिया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जब आप एफिडेविट दोगे, तो एफिडेविट के लिए क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। और उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम, मतलब मम्मी पापा की जो इनकम है जो आप लगा रहे हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए भैया। अगर वो चेंज हो गई, तो फिर वो बात खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो लगेगा, उस इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर आप एफिडेविट बनाओगे, और वो एफिडेविट के बेस पर आपका जो 6 मंथ वाला कास्ट सर्टिफिकेट था ओबीसी वाला, ठीक है, वो जो ओबीसी एनसीएल वाला था, वो क्या हो जाएगा, हाँ जी, वो वैलिड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगी उसकी वैलिडिटी। क्लियर है, ये सारी बात है। मैंने आपसे एससी एसटी की बात करी सर्टिफिकेट की, मैंने आपसे ओबीसी वाली बात करी। एससी एसटी में तो मैंने केवल 2-3 बातें बोली हैं आपको कि आवेदन की जो, देखो एससी एसटी ओबीसी तीनों में ही है वो वाली बात, तो कि मतलब जब आपने एप्लीकेशन के लिए, मतलब इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था ईपी के लिए, तो उस केस में जो आवेदन की तिथि थी, आवेदन की एप्लीकेशन डेट थी, उस डेट में से पहले तक का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर नहीं है, तो बाद में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और वो एफिडेविट में आपके पास कंप्लीटली राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहीं से रॉन्ग पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और आपको आपकी जॉब
मतलब छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी। क्लियर है? उसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें कि जो ओल्ड वाले हैं वो वाले किस, अगर ओल्ड आपके पास डिजिटल ही है तो भैया वो तो मान्य रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया भी है और नया भी आपने बाई चांस कहीं से ऐसे बनवा लिया जो क्या है नॉन डिजिटल है, तो वो नहीं चलेगा, मतलब डिजिटल वाला ही चलेगा, अपडेटेड वाला ही चलेगा। क्लियर है? उसके अलावा मैंने आपको बता दिया और बात सारी ओबीसी सर्टिफिकेट में मैंने आपको बता ही दिया कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिया। शायद इससे अच्छा तो कहीं क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैंने कंप्लीटली बताया आपको, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का ही बताया, 8 लाख वाली इनकम का बताया, वैलिडिटी का मैंने बता ही दिया आपको, और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं इसमें वो तो आप जानते हो कि कौन कौन से लगते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में। ठीक है, वो आप ई मित्र पर जाकर पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पहले अलग चीज़ होती थी अब अलग हो गई चीज़ें, तो हर बार इसमें अपडेशन होता रहता है। तो मैं आपको बता भी दूँ और उसमें कोई इशू आ जाए, उसमें कोई एक दो डॉक्यूमेंट कम रह जाए, तो फिर आपको वापस से घर पे आना पड़े, फिर डॉक्यूमेंट लेके जाओ, तो आप मेरे को बोलो कि सर ने मतलब एक दो चीज़ें छोड़ दी थी। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार ई मित्र पर जाकर कॉन्टैक्ट कर लो और वहाँ से उनसे पूछ लो कि सर हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है या एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनाना है, तो कौन कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो उनके बारे में बता दो, ताकि हम मतलब आपको मतलब हम ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकें इस तरीके से। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिगार्डिंग मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें मैंने आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने कंप्लीट अपना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कैसे ज्वाइन किया उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कि मैंने नोटिफिकेशन से लेकर कंप्लीट मेरा जो ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या रहा, मतलब जो 1.5-2 साल तक मेरा प्रोसेस चला वो किस किस तरीके से चला, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी बातें बताई हुई है। ठीक है उसमें, और वो अच्छी वीडियो है, उस पर आपने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं, तो आपको इसके लिए तो थैंक यू सो मच। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इंटरव्यू सीरीज के अलावा भी मैंने जो और भी कुछ इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम के टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, अभी आज जैसे आपके इंटरव्यू कॉल आते हैं वहां पर मैं आपको डीएएफ के बारे में और बता दूंगा। हालांकि मैंने डीएएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर एक वीडियो बना दी है, लेकिन जैसे ही आपके इंटरव्यू कॉल आएंगे तो उस केस में मैं आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर वापस से मैं और बता दूंगा, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन के साथ में। ठीक है, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आरपीएससी के द्वारा मतलब आपको बार बार कॉल ना आए और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली जाएं, और जब इंटरव्यू आपका हो तो उससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो डीवी के टाइम पर आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आपको हेडेक नहीं होना चाहिए, आप एंटरटेन ना हो, हमारा ही मकसद है। ठीक है, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए तो हमसे जुड़े रहना, कंटिन्यू जुड़े रहना, ज्वाइनिंग तक का सफर मैं आपको पूरा कराऊंगा, ज्वाइनिंग तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल आता है, फिर इंटरव्यू के लिए आपके पास क्या आएगा, इंटरव्यू लेटर, उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे, तो उस दौरान में मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा इसके लिए। और उसके बाद आपके निकलेंगे, आपकी होगी काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद होगा आपके पोस्टिंग ऑर्डर निकलेंगे, पोस्टिंग ऑर्डर के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, और फाइनली उसके बाद आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। ठीक है, मेरी तरह। क्लियर? तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर आपको गाइड करूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अब मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरे जहाँ पर भी अकाउंट हैं वो सभी इसी नाम से हैं, डॉक्टर कपिल धवन। इस पर आप देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे देखिए चाहे टेलीग्राम पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर आप मुझसे आप जुड़ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। वीडियो यूट्यूब का जो एक कमेंट बॉक्स है इसमें आप कमेंट कर देना, कोई अगर आपको डाउट लगे तो। ठीक है, तो वैसे तो मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी के डाउट आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।